को हराने के पीछे कांग्रेस का कारण है या क्या उसका असली कातिल किस अपना ही संगठन है। संगठन के लोगों ने हमारा पूरा बीजेपी के प्रयास लोग किया। मतलब बीजेपी के विधायक ने, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सांसद उम्मीदवार संजना जाटव को चुनाव जिताया। हाँ, जिताया कि इसको कन्यादान करना है और कन्यादान के रूप में उन्होंने वोट दिए। अच्छा, स्पष्ट बोला? स्पष्ट, कोई आपके सब लोगों को बोला। मेरे पास तो फ़ोन भी आए, लोगों के पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी। वसुंधरा जी से आपकी क्या अदावत? पता नहीं उनको क्या थी, मेरे समझ में नहीं आई। मेरे तो समझ में ही नहीं आई बिल्कुल। लेकिन मेरे को टिकट नहीं मिलने दिया। तो बहादुर कोहली ने मेरा उस टाइम पे पूरे लोगों ने खूब विरोध करने की कोशिश की। क्या सचिन पायलट का नुकसान हुआ भरतपुर में? सचिन पायलट से नुकसान आपको तो सचिन पायलट ने संजना जाटव, हाँ, संजना जाटव जो है वो सचिन पायलट की उम्मीदवार थी, तो हुआ है सच नुकसान। जाबर सिंह खर्रा मुझसे इंटरव्यू में बोल रहे थे कि ओवर कॉन्फिडेंस एक बड़ा कारण है। कार्यकर्ता को लगा मोदी जी के फेस पे जीत जाएंगे। मोदी जी के नाम से वोट था ना, वोट डलेगा तभी तो जीतेंगे। लेकिन मोदी जी वोट डालने थोड़ी आएंगे यहाँ। मोदी जी के नाम से वोट डालता तो हम अच्छे वोटों से जीते। मैं भी बहुत अचंभे में था। मैं उनको फ़ोन भी करता, नौक्षम को फ़ोन करता, नौक्षम फ़ोन नहीं उठाती थी बिल्कुल। नौक्षम भी फोन नहीं उठाती? हाँ, बिल्कुल नहीं उठाती थी। लेकिन ऊपर से, हाँ, कामा की विधायक, और ऊपर से मैं फ़ोन करता था। डीग के विधायक? हाँ, डीग वाले तो मेरे साथ थे। हाँ। वो हमारे संयोजक भी थे लोकसभा के। हाँ। लेकिन उन्होंने मात्र 2 दिन का समय दिया मुझे। एक थड़ी लगाने वाला, पान की थड़ी लगाने वाला बनने निकलता है तो कुछ लोग पैर खींचते हैं कुछ। क्योंकि मेरा भी मन है कि मेरी पीड़ा को उनको मैं बताऊं, मैं किस तरह से चुनाव हारा। तो मैं जब हॉस्पिटल में था, मेरे को 3 दिन में होश आया, तो अपने क्षेत्र के लोगों को देखने आए, तो मैं वहाँ उगारा फुगारा पड़ा था। तो उगारा मानी नहीं, पूरे शरीर में कोई मतलब कपड़ा ही नहीं था अंडरवियर के सिवाय, क्योंकि पूरी चमड़ी उधर रखी थी उन्होंने। नमस्कार, भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। और प्रतिदिन हम आपको एक शख्सियत से रूबरू कराते हैं, उनके संघर्ष के बारे में जानकारी देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, एक ऐसा व्यक्तित्व मौजूद है जो जिनका संघर्ष जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक सांसद, पूर्व सांसद और सांसद प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से रामस्वरूप कोहली। आपका भारत रफ्तार में स्वागत है। रामस्वरूप कोहली जी इनका नाम है। और रामस्वरूप कोहली जी, आपको बता दूं कि एक पान की थड़ी वाले से लेकर इनका सफ़र कैसा रहा, संघर्ष कैसा रहा। पान की थड़ी लगाते थे, पान की थड़ी से पान की दुकान, और पान की दुकान से फोटोग्राफर की दुकान, और फोटोग्राफर की दुकान से पार्षद, और पार्षद से सांसद, और सांसद से फिर विधायक प्रत्याशी। थोड़े से वोटों से मैं चुनाव हार गए, बैड लक रहा, फिर वापस से चुनाव लड़ा और अब की बार अपनों से ही हार गए। रामस्वरूप जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। पहले तो मैं भारत रफ्तार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो आपके चैनल पर मुझे बुलाया। धन्यवाद सर। सबसे पहले बात करते हैं आपके सफ़र की। सर, राजनीति कैसे शुरू की? पान की थड़ी लगाते लगाते कहाँ राजनीति में पहुंच गए? मेरी मात्र 14-15 वर्ष की उम्र में ही शादी हो गई थी, और 1-1.5 साल बाद हम सबको अलग कर दिया गया। उसके बाद में हमने सोचा बच्चों को कैसे पालेंगे, तो मैंने एक ढकेल पर छोटी सी पान की दुकान लगाई थी। और वो पान की दुकान लगाई थी हमारे बाल स्वरूप जी सराफ की दुकान के सामने, सराफा बाज़ार में। मैं ढकेल की पान की दुकान करते करते धीरे धीरे हमारे संघ के नगर कार्यवाह बाल स्वरूप सराफ जी ने मन बनाया कि ये हमारा एक स्वयंसेवक है और ये पान की दुकान ढकेल पर करता है। तो सामने एक छोटी सी दुकान थी जिसमें सिलाई का काम करता था। आप पहले सिलाई भी करते थे? सिलाई का काम करता था कोई कारीगर। तो उस दुकान को खाली करवा के वो दुकान मेरे को दी। फिर मेरे दोस्तों द्वारा मैंने एक पान का काउंटर बनवाया, और काउंटर बनवा करके उस दुकान में बैठना चालू किया। तो दीपावली से पहले पहले हमने उस दुकान की फ़िटिंग कराई। फ़िटिंग कराने के बाद में मेरा सुबह जागरण होता था 4:30 बजे, और हमारे यहाँ 5 बजे नल आ जाते थे।
नल आने के बाद वहाँ मैं उस दुकान की सफाई करके सीधा संग स्थान पे चला जाता था, रघुनाथ गार्डन में। वहाँ से जब आता था घर पर नहा धो करके फिर मैं दुकान पे चला जाता था। सुबह 8 बजे से लेकर के और मेरी दुकान रात के 1 बजे तक खुलती थी। हमारे यहाँ पहले पर्दे पे फिल्म चलती थी, जो मेरे पड़ोस दुकान के पड़ोस में ही लोग पिक्चर देखने आते थे। तो 1 बजे के बाद में मैं अपने घर पे जाता था। इसी तरह से रूटीन में मैंने धीरे धीरे उस पान की दुकान में फ़ोटोग्राफ़र का काम किया, मैंने घड़ी का काम किया, घड़ी भी बनाता था, घड़ी बेचता भी था। और उस पान की दुकान में मैं ऐसा कोई पत्ता नहीं था जिसको मैं रखता नहीं था। कौन-कौन से पत्ते रखते थे आप? बनारसी, मिठुआ, देसी, अच्छा। इस तरह के सब पत्ते रखता था। सारे पान बना लेते हैं? हाँ, अभी बना लेते हैं, भूल गए? अब भी बना लेता हूँ। अच्छा। कहीं मैं जाता हूँ तो मैं कहीं जाता हूँ या शादी ब्याह में तो मैं उसको कहता हूँ मैं भी पान वाला था, एक बार मैं ही लगा के खाऊँ। हाँ, मोदी जी तो चाय वाले थे, ये पान वाले। बीजेपी के नेता देखिए आप, बड़ी बात है। तो मैं उसके बाद में धीरे धीरे हमारे एक धर्मानंद जी तिवाड़ी हैं, जो रमन सरपंच के बेटे थे, वो मेरे यहाँ पान खाने आते थे। उनका परिवार शुरू से ही राजनीति में था जी। वो उनके पापा सरपंच भी बने, चेयरमैन भी बने जी। और उनके दोनों बेटे पार्षद बनते जाते थे जी। उन्होंने कहा इस बार एससी की सीट पे हम आपको चुनाव लड़ा दें। जी सर। मैं ताज्जुब कर गया, उन्होंने मुझे चुनाव लड़ा दिया और मैं चुनाव जीत गया पार्षद का। एक बार बन गया तो मैं नगर पालिका में जाने लगा, सब लोगों के काम करने नेता लगा। बन गया आप पान वाले से। उसके बाद में पान की दुकान चालू थी या बंद कर दी नेता बनने के बाद? नेता बनने मैं लोकसभा का सदस्य बना हूँ। उसके बाद 2 साल बाद मैंने पान की दुकान, क्योंकि वो दुकान ज़्यादातर बंद रहती थी और जिसकी दुकान थी उसको दुकान मेरे को वापस करनी थी। लोगों के दिमाग में ये था कि ये एमपी बन गए, हमारी दुकान को खाली नहीं करेगा। तो मैंने उस दुकान को तुरंत प्रभाव से मैंने कहा भाई साहब मैं कल आपकी दुकान खाली कर दूंगा और चाबी सुबह सुबह 5:30, 6:30 बजे तो मैं उनके घर पे चाबी दे गया। तो वो जो भ्रम था कि एमपी बनने के बाद में दुकान को खाली नहीं करेंगे, वो मैंने भ्रम तोड़ा उनका। फिर मैं इसी तरह से एक बार पार्षद बना, 2 बार पार्षद बना। उसके बाद में मैंने लोकसभा का टिकट मांगा था जब गंगाराम कोली पहली बार चुनाव लड़ा था। तो टिकट नहीं मिलने के बाद में फिर हमारी ससुराल वाले आए, उन्होंने मेरे को समझाया, बैठाया और फिर मैं गंगाराम जी के साथ चुनाव में लग गया। गंगाराम जी चुनाव जीत गए। लेकिन हमारी एक शर्त थी गंगाराम जी से कि आप तो एमपी बन गए, लेकिन विधानसभा वैर से अगर टिकट मिलता है तो आप रामसुख कोहली को दिलवाना। तो हुआ यूँ कि मुझे विधानसभा का भी टिकट नहीं मिला और वो स्वयं गंगाराम जी भी वैर से चुनाव लड़ बैठे और वो चुनाव हार गए। एक बार चुनाव हार गए विधानसभा का, फिर दोबारा भी उसको को दे दिया, फिर चुनाव उपचुनाव में दिया था। जब बहादुर कोहली एमएलए से एमपी बन गया तो जगह खाली हुई और उसमें गंगाराम कोहली को टिकट दे दिया। उसकी उम्र भी थी, स्वास्थ्य भी खराब था, उसके बाद में दे दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए। उसके बाद में बहादुर कोहली जब 2004 तक सांसद रहा तो 2004 में मुझे लोकसभा का टिकट मिल गया। लोकसभा का टिकट मिल गया तो बहादुर कोहली ने मेरा उस टाइम पे पूरे लोगों ने खूब विरोध करने की कोशिश की, लेकिन विचार परिवार और संगठन द्वारा, जो मैं संघ का स्वयंसेवक था, मैंने 2003 में संघ का तृतीय वर्ष करके आया और 2004 में मैं लोकसभा का टिकट मुझे मिला, लोकसभा का सदस्य बन गया। मैं यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हमारे जितेंद्र मीणा जी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के चुनाव में चुनाव लड़े थे। उसमें मेरे लाठी चार्ज में मेरे दोनों हाथ, दोनों पैरों में फ्रैक्चर आए और वो पुलिस द्वारा 4 से पहले आए थे सर? 3 में। उसके बाद टिकट मिली? उसके बाद। तो मैं जब हॉस्पिटल में था, मेरे को 3 दिन में होश आया, तो अपने क्षेत्र के लोगों को देखने आए, तो मैं वहाँ उगारा फुगारा पड़ा था। तो उगारा फुगारा मानी? नहीं, पूरे शरीर में कोई मतलब कपड़ा ही नहीं था, अंडरवियर के सिवाय, क्योंकि पूरी चमड़ी उधर रखी थी उन्होंने मारा उसको उसको देखते हुए जब हमारे डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी में लाठी चार्ज किया था पुलिस वालों ने, तो मेरे से मुझ पे देखा नहीं गया था। मैं तृतीय वर्ष करके आया तो मैंने आरएससी वालों की एक लंबी लाठी होती है उसको उनसे घुसाया और मैंने उसमें प्रहार मार लगाए उनमें पुलिस वालों में।
प्रहार मार तो संघ में सिखाते हैं वही। ना वही, और मैंने भी उनको ऐसा मारा, लेकिन बाद में जब बारलेस द्वारा फोर्स आ गई तो उन्होंने कहा कि इस पंडित ने हमको सबको मारा है। मेरी वेशभूषा पगड़ी नहीं थी, लेकिन ये दुपट्टा और ये तिलक वलक तो चुटिया आप सारी मार लगा देते, सिर मार, प्रहार मार। तो उसमें अधो क्या मार। हुआ, उसके बाद में मुझे अपनी गाड़ी में मीना छात्रावास में लेके गए। मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी। मीना छात्रावास के बाद में एसएमएस में लेके जी गए। सर। एसएमएस में लेने के बाद में हमारे डॉक्टर किरोड़लाल मीना जी ने कहा कि लाठी की जो छड़ी है ना, ये आदमी को नेता बना देती है। तो उनमें भी लाठी की छड़ी पड़ी, तो उन्होंने कहा मैं मंत्री बन गया, तू एमपी बन गया। तो इस नाते मैं 2004 मुझे टिकट मिल गया। मैंने टिकट नहीं मांगा, लेकिन टीवी पे मेरा नाम आ गया, और टीवी पे नाम आते ही अपनी योजना से, विचार परिवार संगठन की योजना से हमने पूरी मेहनत के साथ, मैं महेंद्र सिंह सीनियर राइस को मैंने चुनाव हराया। उसके बाद में परसिमन हो गया सीट का, और सीट परसिमन होने के 9 के परसिमन होने के बाद में मुझे मैं टिकट मांगता था, लेकिन मुझे नहीं मिलता था। 9 में नहीं मिला, 14 में नहीं आपका मिला, कातिल 19 कौन में था नहीं। 9 के बाद? मतलब कौन था आपको रोक रहा था? खुल के बताओ ना आज, कौन कौन रोक रहा था आपको? मेरे को नहीं, खुल के बताओ। राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा रोका गया, क्योंकि जो बहादुर कोहली था वो उनके टच में था, वो नहीं चाहे कि आगे आए। वसुंधरा जी से आपकी क्या अदावत थी? पता नहीं उनको क्या थी, मेरे समझ में नहीं आई। मेरे तो समझ में ही नहीं आई बिल्कुल। लेकिन मेरे को टिकट नहीं मिलने दिया। उसके बाद में 2018 में मुझे विधानसभा का टिकट मिला, और विधानसभा का टिकट मिला। उसके बाद में भी वो स्थिति रही कि ये जीत के नहीं जाए। ये कौन कौन लोग थे जो आप? वो बहादुर कोहली वगैरह पूरी टीम, वसुंधरा जी यानी पूरी टीम, बहादुर कोहली की पूरी टीम ने ऐसा किया। उसके बाद में फिर मैंने विधानसभा का मांगा, लेकिन मैंने पूरी 5 साल मैंने मेहनत की। पूरी 5 साल मेहनत करने के बाद में भी मैं सफल नहीं हो पाया, और बहादुर कोहली एक भी दिन क्षेत्र में नहीं आया, और उसको टिकट मिल गया। किसके दबाव में मिला टिकट? किसने दिलाया उसको टिकट? वसुंधरा राजे ने दिलवाया। बहादुर जी को? हाँ, दिलवाया। और मैंने आज तक पार्टी का कभी विरोध नहीं किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला संगठन प्रभारी धौलपुर था। वहाँ से भी मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहता कि इस भजनलाल जाटव को हराना है और बहादुर कोहली को जिताना है, कि सरकार हमारी बनानी है। लेकिन बहादुर कोहली मेरा विरोध करता था, लेकिन मैं पार्टी का विरोध नहीं करता था। उस नाते इस बार 2024 में फिर मुझे लोकसभा का टिकट मिल गया। टिकट मिलते ही उसने मन बना लिया क्या इसका विरोध करना है। उसने बना लिया और उन्होंने भी बना लिया? उसने बना लिया। पहले तो उसी ने बनाया, बहादुर कोहली ने। अच्छा, ओपन ही, बिल्कुल ओपन साहब। सबको फ़ोन किए, सब कुछ किए। उसने तो वहाँ संजना जाटव को मतलब कन्यादान किया है। मतलब बीजेपी के विधायक ने, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सांसद उम्मीदवार संजना जाटव को चुनाव जिताया? हाँ, जिताया कि इसको कन्यादान करना है। अच्छा। और कन्यादान के रूप में उन्होंने वोट दिए। अच्छा, स्पष्ट बोला? स्पष्ट। कोई आपके सब लोगों को बोला, मेरे पास तो फ़ोन भी आए, लोगों के पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी। तो आपने संगठन को बताया? बताया, मैंने सबको बताया। अच्छा, और विधायक काम कर रहे थे आपके चारों? और विधायकों ने मात्र दो दिन का समय दिया मुझे। अच्छा, हाँ, 2 दिन का समय बड़ी मुश्किल से दिया। 2 दिन में 2-4 गांव, 5-7-10 गांव घुमाए। आपकी टिकट तो पहले उसमें हो गई थी फेज में। लेकिन फॉर्म भरने के 28-27 तारीख के बाद में समय दिया, पहले नहीं दिया किसी ने। पहले दिया ही नहीं। मैं तो अपनी योजना से पूरी विधानसभा में 1-2 चक्कर मैंने लगा दिए, हर विधानसभा में 1-2। तो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र था, फिर क्यों समय नहीं दे रहे थे विधायक? अब पता नहीं क्यों नहीं दे रहे थे, लेकिन वो मैं भी बहुत अचंभे में था। मैं उनको फ़ोन भी करता, नौक्षम को फ़ोन करता, नौक्षम फ़ोन नहीं उठाती थी बिल्कुल। नौक्षम भी फ़ोन नहीं उठाती? हाँ, बिल्कुल नहीं उठाती थी। लेकिन ऊपर से, हाँ, कामा की विधायक, और ऊपर से मैं फ़ोन करता था। डीग के विधायक? हाँ, डीग वाले तो मेरे साथ थे। हाँ। वो हमारे संयोजक भी थे लोकसभा के। हाँ। लेकिन उन्होंने मात्र 2 दिन का समय दिया मुझे। अच्छा, मात्र 2 दिन का ही समय दिया मुझे। उसके बाद में वो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया इसका पता नहीं। जवाहर सिंह बेड़म जी ने खूब समय दिया, वहाँ पे भी दिया, और विधानसभा में गुजरों में गए, उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया। लेकिन वो नगर विधानसभा पता नहीं, वहाँ से भी हम चुनाव हार गए, खूब समय देने के बाद में भी। और मतलब सभी जगह से आ रहे? हाँ, और बयाना से ऋतु बनावट ने तो खुल के मेरा विरोध किया है। ऋषि बंसल
और उसने खुल के विरोध किया है, जबकि मैंने वो तो उसको निर्दलीय थे ना, आगे थे पार्टी में? नहीं, पार्टी में आगे थे। और पार्टी में आने के बाद में मैंने जो उनको इज्जत दी है कोई दे नहीं सकता। मैंने किसी का ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं ऋतु बनावट को जो मैंने समय दिया कि ये अच्छे वोटों से जीती है, ये मेरा सहयोग करेगी, और मैंने उनको कहा कि जीतने के बाद में हम दोनों क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन पता नहीं उनके मन में क्या थी क्या नहीं थी, उन्होंने खुल के विरोध किया, उसके पति ने और उन्होंने दोनों ने। अब आपने पार्टी को बोला नहीं ये 4-5 विधायक थे, कुछ प्रूफ दिए? नहीं, अभी मैंने तो वहाँ हमारी समीक्षा हुई थी, समीक्षा में सब कुछ बता दिया और लिखित में भी मैंने दे दिया। अच्छा, तो सर ये तो वही कहा होगा कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहावत बिल्कुल सत्य है। तो मुख्यमंत्री जी खुद इतनी मेहनत कर रहे थे, क्या उनका भी विरोध कर रहे थे? देखो, मुख्यमंत्री जी मेरे से वास्तव में ही 10 बजे 11 बजे 12 बजे डेली मेरे से पूछते थे कि आज आप कहाँ कहाँ गए और आपके साथ कौन कौन था। लेकिन मैंने समीक्षा में कहा कि हमारे जो 22 मंडल अध्यक्ष बदले हैं और जिले की कार्यकारिणी बदली है। कब बदले मंडल? मतलब चुनाव से 10 12 15 दिन पहले। 15 दिन पहले ही 22 मंडल 22 मंडल। टोटल कितने अध्यक्ष हैं? 37 मंडल अध्यक्ष हैं। तो ये तो बड़ी बात है सर, 37। और वो मंडल अध्यक्ष ABCD नहीं जानते, केवल एक मंडल अध्यक्ष है शहर का, जिसको अनिल शर्मा कहते हैं, और वह उस आदमी ने बहुत मेहनत की है। लेकिन और किसी ने, जैसे कैला देवी का मंडल का वो डॉक्टर पदम धाकड़ है, वो पूरे विरोध में रहा। हमारा एक बल्लभगढ़ का है, वो भी कुछ नहीं जानता, बल्लभगढ़ का है प्रेम, तो वो भी मतलब इस तरह से जो मंडल अध्यक्ष बदले वो वास्तव में कुछ नहीं जानते। क्षेत्र में जाते थे, उनको कोई जानता नहीं था। तो जब बदल रहे थे मंडल अध्यक्ष, उस वक्त आप कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन प्रभारी तो थे ही, आपने कभी विरोध नहीं किया कि मंडल? नहीं, मैं तो मंडल अध्यक्ष बदल जब मेरे जो टिकट मिल गया ना 2 तारीख को, 2 मार्च को टिकट मिल गया था मुझे। उसके बाद बदले मंडल? हाँ, उसके बाद बदले। तो आपने मुख्यमंत्री जी से नहीं कहा? नहीं, मैंने सूचना करी, लेकिन यहाँ क्या क्या हुआ, क्या आनन फानन में उन्होंने अपनी कार्यकारिणी, जिले की कार्यकारिणी को बदलवा के ले गए यहाँ। क्यों? पता नहीं किस दबाव में लेके गए। और गिरधारी तिवारी जी वो थे, उनको भी हटा दिया था। गिरधारी तिवारी जी के, भानु जी और गिरधारी तिवारी जी के को जिला मंत्री पद से हटाया है। प्रदेश मंत्री? हाँ, प्रदेश मंत्री से मतलब सब हटाया है। आपने बोला नहीं कि क्यों हटा रहे हो, उस समय तो नुकसान हो? ये मैंने नहीं बोला। तो सर ये इतने सारे रीजंस रहे, लेकिन इतनी बड़ी योजना सरकार लेके आई ERCP की, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने मेहनत की और इतनी बड़ी योजना, पूर्वी राजस्थान की योजना लेके आए, फिर क्या उसका इम्पैक्ट नहीं था क्या? देखो, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को मैंने उपाधि दी थी भागीरथ के रूप में। जो ERCP की योजना लेके आए हैं भागीरथ के रूप में, वो वास्तव में जनता के लिए सिंचाई और पानी पीने के लिए बहुत बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। कांग्रेस ने इस समस्या के लिए ठंडे बस्ते में डाल रखा था, और हर घर को जल की योजना, जल शक्ति मंत्री की योजना के तहत ऐसे ऐसे ठेकेदारों को काम दिया, तो पूरे गांव शहर सब खोद के डाल दिए। लेकिन वो जो पैसा आता था ERCP का, वो पाइपलाइन डालने के तुरंत बाद सड़क बनाने का था। लेकिन जो योजना थी, जो आपको मालूम है महेश शर्मा की, उसमें क्या छवि खराब हुई है, महेश जोशी जी की क्या छवि खराब हुई है उसमें। और अब हमारी भ्रष्टाचार हुआ आपका कहना? हाँ, अब हमारी राजस्थान की सरकार उस चीज़ को बड़े पैमाने से लेगी। अगर मैं यहाँ से लोकसभा का सदस्य बनता तो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के लिए तो था, लेकिन भरतपुर ज़िले के ERCP की योजना के लिए मैं, क्योंकि 90% पैसा भारत सरकार से आता है, 10% पैसा राज्य सरकार देती है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करता। दूसरा, चंबल लिफ्ट परियोजना, जब मैं 2004 से 2009 तक था, तो चंबल लिफ्ट परियोजना के लिए मैंने बहुत आवाज़ उठाई, और जो चंबल लिफ्ट परियोजना है वो आज मेरी देन है, जो भरतपुर तक पानी आ रहा है। सर आपने इतना मेहनत की, इतना प्रयास किया, लेकिन आपको तो अपनों ने ही हरा दिया। तो इतने आप संघर्षशील ले हैं, तो PM मोदी से आप मिले होंगे बहुत बार पहले भी, क्या PM से मिलकर भी ये आपकी पीड़ा बताएंगे कि एक थड़ी लगाने वाला, पान की थड़ी लगाने वाला नेता बनने निकलता है, तो कुछ लोग पैर खींचते हैं, कुछ लोग ऊपर नहीं बढ़ने देते, तो ऐसे जो धरातल से जुड़े नेता कहाँ से ऊपर पहुँच पाएंगे? मैं कोशिश करूँगा हमारे
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से समय लेने की, क्योंकि मेरा भी मन है कि मेरी पीड़ा को उनको मैं बताऊं, मैं किस तरह से चुनाव हारा। और हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी से भी समय लेकर के मेरी जो अपनी दास्तान है, किस तरह से मुझे चुनाव हराया गया, किस तरह से उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से ये चुनाव, जब से मुख्यमंत्री जी का रोड शो हुआ है उसके बाद में इन्होंने योजना बनाई है कि ये सीट निकल रही है और इसको कैसे हराना। तो मुख्यमंत्री जी का भी विरोध कर रहे थे कुछ लोग? मुख्यमंत्री जी का विरोध तो करते ही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमारी भरतपुर की सीट के लिए बहुत प्रयास किया, सबको साथ लेने का प्रयास किया। ऐसी कोई समाज नहीं है जो मुख्यमंत्री जी ने उस समाज को संतुष्ट नहीं किया हो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने हर समाज के विकास के लिए, भरतपुर के विकास के लिए योजनाएं बनाई पूरी, और उस योजना के तहत आज हमारे मुख्यमंत्री जी की जो ये भरतपुर की सीट जो चुनाव हारे हैं उनको बड़ा आघात पहुंचा है कि मैं भरतपुर के लिए क्या सपने सोच रहा था, उस नाते जो आज भरतपुर की सीट हारी है, मुझे तो दुख है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को बहुत दुख है। उसमें हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का बड़ा मन था कि रामस्वरूप जी भाई साहब बनेंगे और हम सब लोगों की सुनेंगे, उनको आघात पहुंचा है। और उनका जो लोगों के जो काम होने वाले थे राज्य सरकार और केंद्र सरकार में, वो बिल्कुल ठप हो गए। सर आपने बोला दास्ता बताऊंगा, तो इस दास्ताने जुर्म का असली कातिल कौन है? आपको हराने के पीछे कांग्रेस का कारण है या क्या उसका असली कातिल किस है? अपना ही संगठन है, संगठन के लोगों ने हमारा पूरा बीजेपी के लोगों ने। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने आज तक मुझे, ना तो वो मेरी गाड़ी में बैठा है, ना उसने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया। कौन है जिलाध्यक्ष? मनोज भारद्वाज। उससे क्या आपके रिश्ते ठीक नहीं थे? वो केवल हमारे मुख्यमंत्री जी के विरोध करने वाले हैं। अच्छा। मुख्यमंत्री के विरोध की वजह से उन्होंने मन बनाया एक तरह का, इस तरह का, क्योंकि वो आज तक उसने केवल कार्यकर्ता सम्मेलन में एक आध दो जगह गए होंगे, लेकिन आगे से बूथ अध्यक्षों के पास, पन्ना प्रमुखों के पास, मंडल अध्यक्षों के पास, वो आज तक किसी के पास नहीं गए और अपने आप को व्यस्त बताते रहे कि मैं अब जयपुर जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, आज मेरी मीटिंग है और ये है, ऐसे पूरा समय निकाल दिया उसने। तो मतलब कुल मिला के बात लबोलुबाप ये है कि आपका तो विरोध किया ही किया, और मुख्यमंत्री जी को तो जो एंटी लोग थे उनका भी नुकसान हुआ आपको। बिल्कुल। जो मतलब, और कुल मिला के वसुंधरा जी की पूरी गैंग थी जो आप कह रहे हो पुरानी। हाँ, वो सब हैं, क्योंकि मैं कहने में इसलिए नहीं चूक रहा कि मैंने तो देखा है ना 2018 में, 2018 में मेरे साथ क्या हुआ है, तो वो पूरी वहीं से चला है सब कुछ। जितने विधायक हैं वो वहाँ से टच हुए हैं, और मेरा तो नुकसान हुआ, लेकिन कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। मोदी जी का भी नुकसान हुआ सर? मोदी जी का तो बहुत हुआ ही है सब। जो 25 सीट आने वाली थी, 25 सीट आने वाली थी, और 25 का ही नारा था यहाँ 2500 सीट आएंगी, लेकिन 2500 सीट नहीं आने से 14 सीट आई, लेकिन उनके मसुम्बे पूरे नहीं होंगे। मुख्यमंत्री जी को कोई नहीं हटा सकता, और वो सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री जी को हमारे मुख्यमंत्री जी ने सब रिपोर्ट भेज दी हैं कि कहाँ से कैसे हम चुनाव हारे, वो उनको सबको मालूम है। सर ये जाट समाज का विरोध हो रहा था आरक्षण को लेकर, आपने बताया नहीं उस इन बिटवीन चुनाव कि भाई जाट आरक्षण की जाट समाज का इतना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हम उनको अगर संतुष्ट करते तो हमको कोई परेशानी नहीं आती। विश्वेंद्र सिंह जी भी आना चाह रहे थे, कुछ लोगों में चर्चा भी थी, क्या आपकी बात हुई थी? नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई, लेकिन मेरे को लोगों ने कहा था, लेकिन और नेता नहीं आने देते ना। अच्छा, और भी जाटों के नेता? हाँ। वही गंगा जल की कसम दिलाना, ये किसने नैरेटिव चलाया? ये नेम सिंह फौजदार था एक, जो नगर से चुनाव हारा था। हर बार चुनाव लड़ता है वो, हर बार हारता है, लेकिन वो तो वसुंधरा जी से अटैच है शायद पुरानी। ये मेरे को ज़्यादा पता नहीं। अच्छा, उन्होंने कस्में दिलाई जगह जगह। तो आपने उस समय, जबकि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री भागीरथ जी ने सबको आश्वासन दिया, उन्होंने कमेटी भी बना दी आरक्षण के लिए, और सबको कहा मंच पर कि इसमें शैलेश, जवाहर सिंह बेडम, सब लोगों को मैंने कमेटी में रखा है, और आपकी इस आरक्षण की पूरी हम सरकार बनने के बाद में आरक्षण दिलाएंगे। लेकिन
उनकी समझ में नहीं आ पाया। फिर कांग्रेस ने नैरेटिव चलाया कि 400 सीटें आ जाएंगी, तो एक ST SC के बीच में एक नैरेटिव चला कि भाई आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म कर देंगे। ज्योति मिर्धा ने भी एक बयान दे दिया था इस पर। इसका नुकसान हुआ और आपको? हाँ, इसका नुकसान हुआ है। हुआ ये है कि हमने जो योजना प्रधानमंत्री की थी, वास्तव में ही हम घर घर तक नहीं पहुँचे, और ये उन्होंने जो अफवाह फैलाई थी कि 400 पार होने के बाद में हमारा SC ST का आरक्षण ख़त्म कर देंगे, वो जबकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मतलब सभाओं में और जनता को बताया कि आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, उसके बाद में भी SC ST के लोग समझ नहीं पाए। तो ये जो नैरेटिव नहीं तोड़ पाए, इसके पीछे क्या कारण लगा आपको भरतपुर के अंदर? क्योंकि आप वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, धौलपुर के आप प्रभारी थे, तो आपको क्या लगा कि आपने भी कोशिश की होगी सभाओं में बोलने की भाई ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, मैंने भी उनको कहा, मैंने कहा कि आरक्षण ख़त्म नहीं होगा, ये मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, क्योंकि ऊपर से हमारे देश के यशस्वी मतलब मोदी जी और अमित शाह एक मेन बॉडी है वहाँ की भारत सरकार की। जब आपको वो कह रहे हैं तो उस पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया, वो तो अंदर तक घुस गया उनकी नज़रों में। तो ये डोटासरा जी का भी नुकसान हुआ, वो कहते थे मौर्य बुला देंगे बीजेपी, या सचिन पायलट का नुकसान हुआ भरतपुर में कुछ? सचिन पायलट से नुकसान हुआ है आपको? तो सचिन पायलट ने संजना जाटव, हाँ, संजना जाटव जो है वो सचिन पायलट की उम्मीदवार थी, तो हुआ है नुकसान। तो आपको लगता है कि गुर्जर लीडरशिप बीजेपी नहीं कर पाई, या फिर गुर्जरों में क्या प्रभाव नहीं, क्या कमी हुई? नहीं, गुर्जरों में क्या था, अवैध खनन करते हैं हमारे बयाना क्षेत्र में अब सब जगह, उसका प्रयास हमने जवाहर सिंह बेडम गृह राज्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और मैंने भी बहुत प्रयास किया कि चुनावों तक ये जो अवैध खनन हो रहा है, पकड़ा धकड़ी हो रही है, उसको बंद करें, तो हमारे प्रशासन ने बंद भी कर दिया। फिर भी चलता रहा कई जगह, करता रहिए, लेकिन पकड़ बंद हो गई है। पहले जो पकड़ लिए वाहन, उनको तो बाद में छोड़ा जाएगा, लेकिन जवाहर सिंह बेडम जी ने अपने क्षेत्र में तो किया ही, लेकिन बयाना में वैर में और डीग नगर कामा में सब जगह उन्होंने प्रयास किया गुर्जरों के वोटों के लिए। की गैंग थी वो भी आप कह रहे हो आपके खिलाफ रही? नहीं, वो तो क्या है, हमारे यहाँ दो तरह के गुर्जर होते हैं, लौर और खारी। अच्छा, लौर और खारी दो तरह के होते हैं, तो इनमें फ़र्क है हमारे यहाँ। खारी तो हमको वोट ज़्यादा देते, लेकिन लौर बहुत कम वोट देते हैं। तो ये जो ये खनन वाले बता रहे थे, ये अलग है? ये अलग। अच्छा, तो आपका मतलब है ये खनन पे कार्रवाई करना भी नुकसान हुआ? तो आप लोगों ने रुकवा ही नहीं? नहीं, खनन की कार्रवाई हमने रुकवा दी चुनाव तक। अच्छा, उसके बाद में भी नुकसान हुआ हमें। सर अब तो जो नुकसान हो गया आपने रिपोर्ट भी भेज दी, आपने खुल के हमसे बात भी कर ली, लेकिन भरतपुर की जनता को आज भी आपसे अपेक्षा है। भरतपुर की जनता आज भी, क्योंकि आप सत्ता आपकी है केंद्र में, राज्य में डबल इंजन की सरकार, आप उनके लिए क्या काम करेंगे? मैं चाहता हूं कि वो भरतपुर के लोकसभा क्षेत्र की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं करे। आज भी मैं उनके राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सभी कार्यकर्ताओं के, मतदाताओं के काम करूंगा, क्योंकि चुनाव हारने के बाद में उनको बहुत आघात पहुंचा है मतदाताओं कार्यकर्ताओं को। ये क्या हो गया, उनको ये पता नहीं था कि हमारे यहाँ कम परसेंटेज वोट होने से हम इस सीट को लूज़ कर जाएंगे। तो उस नाते अब उनको एहसास तो हो गया कि परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए, और पहले फेज़ में जो चुनाव हुआ है उससे तो हमारे पूरे भारतवर्ष में नुकसान हुआ है, लेकिन दूसरे फेज़ में हमारी जो परसेंटेज 3-4-5% बढ़ी है, उससे हमें लाभ हुआ था पूरे भारत में। तो क्या लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज गिरने का कारण क्या रहा आपके इधर क्षेत्र में? मतदाताओं ने वोट नहीं डाले गए, गर्मी तेज़ थी, शादी ब्याह थे। इसका एक रीज़न ये भी था कि बीजेपी के अंदर कांग्रेसीकरण ज़्यादा हो गया, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ज़्यादा आवक हो गई, बीजेपी का मूल कार्यकर्ता निराश हो गया। जाबर सिंह खर्रा मुझसे इंटरव्यू में बोल रहे थे कि ओवर कॉन्फिडेंस एक बड़ा कारण रहा, कार्यकर्ता को लगा मोदी जी के फेस पे जीत जाएंगे। ये हुआ है,
ये इसी तरह का जो मोदी जी के नाम से वोट था ना, वोट डलेगा तभी तो जीतेंगे, लेकिन मोदी जी वोट डालने थोड़ी आएंगे यहाँ। मोदी जी के नाम से वोट डालता तो हम अच्छे वोटों से जीते। मतलब मोदी के नाम पे वोट तो जा रहा था, आपका कहना है मतलब वोट डलवाने वाले कार्यकर्ता इनएक्टिव थे। तो उसके पीछे रीजन ये मानते हैं आपकी जो कांग्रेस से बीजेपी में बहुत सारे लोग आए, जो एकदम से बड़ी आवक हुई, जो एकदम से ऐसे लोग आए जिनको जो कहीं ना कहीं कोई की पेपर लीक में इन्वॉल्व था, कुछ ऐसे मतलब किसी भी तरह के स्तर के लोग ले लिए। नहीं, इससे तो हमें नुकसान नहीं हुआ हमारे यहाँ। तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी। जैसे गिरीश चौधरी है, गिरीश चौधरी आया था भरतपुर में, वो बेचारा डोर टू डोर हमारे मतलब प्रचार में जाता था, सुबह का निकलता था, शाम को आता था। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा मतदान कम हुआ है, इससे हमारी परेशानी है। अगर क्योंकि पहले 59% था, 59% था, अभी मात्र 52 पॉइंट कुछ हो गया। 2% और बढ़ जाता था, कम से कम हम 1 लाख वोटों से जीते। एक अंतिम क्वेश्चन, अगर विश्वेंद्र सिंह आते तो आपको फायदा होता? हाँ, जरूर फायदा होता सर। विश्वेंद्र सिंह या नेम सिंह, दोनों में से? नेम सिंह को मैनेज कर लेते, और विश्वेंद्र सिंह जी अगर बीजेपी में उनकी चर्चा चल रही तो उनको ले लेना चाहिए था। आपको लगता है? आपने सुझाव दिया था? नहीं, मेरे को तो लोग कहते थे कि भाई ये चर्चा चल रही है, मैंने कहा आ जाते हैं तो बढ़िया ही है। क्योंकि उन्होंने एक मुख्यमंत्री से मिलकर एक स्टेटमेंट दिया था, उससे भी हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और लोगों में, मतदाताओं, जाट मतदाताओं में अच्छा रहा। इसके लिए मतलब मुख्यमंत्री जी से मिल करके उन्होंने आरक्षण के बारे में मिले थे, आरक्षण का उन्होंने पूरा भरोसा दिला दिया था मुख्यमंत्री जी ने महाराज विश्वेंद्र जी को। क्योंकि भरोसा इसलिए दिलाया कि चुनाव मतलब ये चुनाव होने के तुरंत बाद हम इस पर काम करेंगे और आरक्षण दिलाएंगे भरतपुर धौलपुर के लोगों को, जाट समझ। ठीक है रामस्वरूप जी, हम आपको ये कहते हैं कि आपने जनता से हमारे चैनल पे वादा किया, आप नियमित काम करते रहेंगे। बिल्कुल। और आप मुद्दे उठाते रहेंगे जनता की। तो आपका कोई ऐसा केंद्र रहेगा जहाँ पर आप उपलब्धता रहेगी आपकी, हमारे दर्शक भी देख लें आपकी भरतपुर के लोग, कि आप कहाँ पे उपलब्ध रहेंगे? मैं मुखर्जी नगर में मेरा ऑफिस खुलेगा। मुखर्जी नगर में हर विधानसभाओं में मैं स्वयं जाया करूंगा, हर मंडल स्तर पर जिनकी ये समस्या है उस समस्या का, और सीधा सीधा मैं मुख्यमंत्री जी को उनकी समस्या के समाधान के लिए लेके जाऊंगा और उनसे समाधान करवाऊंगा। तो ये थे रामस्वरूप कोहली, जिन्होंने खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पे कहना था कि मुझे तो अपनों ने ही मारा है, गैरों में कहाँ दम था। और बड़ी बात इन्होंने ये कही, और साथ ही इन्होंने कहा कि मैं अब जनता के 24/7 24 घंटे और 7 दिन एक्टिव रहूँगा, और 12 महीने और पूरे 5 साल लगातार जनता के बीच सेवा करूँगा। जहाँ मेरा मकान है वहाँ मेरा कार्यालय रहेगा, हर विधानसभा में अलग अलग कार्यालय रहेगा। हालांकि जनता ने इनको चुनकर संसद नहीं भेजा, लेकिन ये जनता के नेता बनकर लगातार सेवा करते रहेंगे। और इन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर हमारे से बातचीत की। रामस्वरूप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम आपको अलग अलग चेहरों से, अलग अलग नेताओं से मिलवाते रहेंगे। नमस्कार।